दोस्तों, कहा जाता है कि जब अन्याय अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो विधाता कोई ना कोई मार्ग अवश्य प्रशस्त करते हैं। चंदनपुर की उन जर्जर झोपड़ियों में लोगों की आशाएं दम तोड़ चुकी थीं। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी थीं कि निर्धन की खून पसीने की कमाई भी रसूखदारों के खजानों में जा रही थी। ऐसे कठिन समय में कार्यभार ग्रहण किया एक युवा और निडर पुलिस अधीक्षक मीरा सिंह ने। उनके आगमन से महकमे में हलचल मच गई तो गरीबों की बुझी हुई आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जागी। चंदनपुर के निवासियों के लिए वह मात्र एक अधिकारी नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच थीं। पद संभालते ही मीरा ने पुराने प्रकरणों की फाइलें खुलवाईं और गहन छानबीन शुरू की। भूमि विवाद, चोरी के मामले, घरेलू प्रताड़ना और सरकारी योजनाओं में धांधली की अनगिनत शिकायतें सामने आईं। ऊपरी तौर पर सब कुछ व्यवस्थित प्रतीत हो रहा था, परंतु मीरा भली भांति जानती थीं कि वास्तविक सत्य दस्तावेजों में नहीं बल्कि ग्रामीण अंचलों की धूल में कहीं ओझल है। एक संध्या जब वह कार्यालय से प्रस्थान करने वाली थीं, तभी एक सेवक उनके समीप आया और एक कोरा लिफाफा उनके हाथों में थमा दिया। उस लिफाफे पर केवल इतना अंकित था, पुलिस मैडम के लिए। न प्रेषक का नाम था और न ही कोई पता। मीरा ने लिफाफा खोलकर भीतर रखी पाती पढ़नी प्रारंभ की। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे और शब्दों में भय स्पष्ट रूप से झलक रहा था। पत्र में विवरण था कि शिवगढ़ गांव के श्रमिक मनरेगा में वर्षों से कठोर परिश्रम कर रहे हैं। जलाशय की खुदाई हुई, मार्ग का निर्माण हुआ, किंतु उन्हें पारिश्रमिक का एक पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ। गांव का प्रधान बलवंत सिंह सबका धन डकार गया और उसके गुर्गे विरोध करने वालों को प्राण से मारने की धमकी देते हैं। नन्हे बालकों के लिए घर में अन्न का एक दाना नहीं है और अब अंतिम विश्वास केवल पुलिस पर ही टिका है। पत्र के अंत में कोई हस्ताक्षर नहीं थे। मीरा ने उस पाती को पुनः पढ़ा। उनके मुखमंडल पर क्रोध और चिंता के भाव उभरे। वह समझ गई थीं कि यदि यह सत्य है तो यह केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि जीवित मनुष्यों को तिल तिल कर मारने का षड्यंत्र है। उन्होंने तत्काल अपने विश्वसनीय निरीक्षक अजय कुमार को आमंत्रित किया। अजय ने पत्र पढ़कर एक लंबी सांस ली और कहा कि मैडम, यह डगर सरल नहीं है क्योंकि प्रधान की पहुंच बहुत ऊपर तक है। यदि हम राजकीय वेशभूषा में वहां गए तो प्रमाण नष्ट कर दिए जाएंगे और साक्षी अपना मुंह नहीं खोलेंगे। मीरा खिड़की के पास जाकर अंधकार में डूबे गांव की ओर निहारने लगी। कुछ क्षणों के विचारोपरांत उन्होंने निर्णय लिया कि इस बार अन्वेषण की शैली भिन्न होगी और सत्य को धरातल से खोदकर निकाला जाएगा। अजय चकित रह गए और उन्होंने पूछा कि आप क्या करना चाहती हैं? मीरा की आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं उस गांव में जाऊंगी, एक साधारण ग्रामीण महिला बनकर, एक श्रमिक बनकर। अजय भयभीत हो गए और बोले कि यह संकटपूर्ण हो सकता है। यदि आपकी वास्तविकता उजागर हो गई तो? मीरा ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा कि यदि भय सत्य के मार्ग में बाधा बन जाए तो इस वर्दी का कोई औचित्य नहीं रह जाता और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अगले ही दिन एक राजकीय वाहन नगर से बाहर जाता दिखाई दिया ताकि सबको भ्रम हो कि पुलिस अधीक्षक किसी आवश्यक बैठक हेतु बाहर गई हैं। वास्तव में उसी समय मीरा गांव के समीप एक लघु कक्ष में उपस्थित थीं। उन्होंने अपनी पुलिस की वर्दी उतारकर श्वेत रंग की अत्यंत साधारण साड़ी धारण की। पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं और चेहरे की गंभीरता को ओझल करने के लिए उन्होंने अपने केश बिखेर लिए। दर्पण में स्वयं को देखा तो कुछ पलों के लिए वह स्वयं को पहचान न सकीं, क्योंकि उनके सम्मुख एक पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि एक थकी हुई ग्रामीण स्त्री खड़ी थी। प्रातःकाल की बस से वह शिवगढ़ गांव पहुंची। मार्ग में बैठे श्रमिकों की आंखों में क्षुधा और थकान स्पष्ट थी। गांव की सीमा में प्रवेश करते ही उन्हें टूटे घर और कुछ वृद्ध मुखाकृतियां दिखाई दीं। यह स्थान पत्र में वर्णित विवरण से भी अधिक पीड़ादायक प्रतीत हो रहा था। वह सीधे उस जलाशय की ओर बढ़ीं जहां मनरेगा का कार्य प्रगति पर था। सूर्य की तपिश प्रखर थी और श्रमिक मौन रहकर मिट्टी ढो रहे थे। मीरा ने अपना परिचय ममता नाम की एक श्रमिक महिला के रूप में दिया और कार्य की याचना की। मुंशी शिवचरण ने उसे ऊपर से नीचे तक निहारा और अधिक पूछताछ किए बिना हाथ में कुदाल थमा दी। जैसे ही उन्होंने भूमि पर कुदाल चलाई, उनके कोमल हाथों में जलन होने लगी और सिर पर टोकरी उठाते समय ग्रीवा झुक गई।
प्रत्येक पग पर शरीर प्रत्युत्तर दे रहा था, किंतु वह निरंतर कार्य करती रहीं। आज उन्हें यह बोध हो रहा था कि जिन पंजिकाओं में मजदूरी केवल एक अंक मात्र होती है, वह अंक वास्तव में कितना भारी और श्रम साध्य होता है। मध्याह्न में वह अन्य श्रमिकों के साथ बैठीं। सूखी रोटी और नमक का सेवन करते लोगों के बीच एक महिला उनके निकट आई, जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा की आंखों में वेदना थी और स्वर में भारी थकान। उसने अत्यंत धीमे स्वर में कहा कि बहन, यहां परिश्रम तो बहुत है, किंतु पारिश्रमिक कभी नहीं मिलता। मीरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह केवल सुनती रही। सूर्यास्त के समय उपस्थिति दर्ज हुई और सबको बिना धन दिए लौटने का आदेश दिया गया। श्रमिक बिना प्रतिवाद किए अपने निवास की ओर चल दिए। मीरा ने गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन मंदिर के चबूतरे पर रात्रि व्यतीत की। लेटे हुए उनके मस्तिष्क में केवल यही प्रश्न कौंध रहा था कि यह कुचक्र कितना विशाल है और इसके पीछे कौन लोग सम्मिलित हैं। उसी निस्तब्ध अंधकार में उन्होंने संकल्प ले लिया कि वह यहां से तब तक प्रस्थान नहीं करेंगी जब तक इस सत्य की जड़ तक नहीं पहुंच जाती। उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि यह गांव उनके लिए मात्र एक अभियान नहीं, बल्कि एक ऐसा बवंडर सिद्ध होने वाला है जो संपूर्ण जनपद को झकझोर देगा। अगली सुबह सूर्योदय से पूर्व ही गांव की गलियों में सुगबुगाहट प्रारंभ हो गई थी। मीरा, जो अब सबके लिए ममता थी, मंदिर के चबूतरे से उठी और शीतल जल से मुख प्रक्षालन किया। देह में पीड़ा थी और हथेलियों में छाले थे, किंतु आंखों में निद्रा का लेश मात्र भी नहीं था। उन्हें झांत था कि आज की डगर सुगम नहीं होगी। वह चुपचाप कार्यस्थल पर पहुंची, जहां जलाशय के समीप वही सन्नाटा, वही औजारों की ध्वनि और वही निस्तेज आंखें थीं। मुंशी ने दूर से उन्हें देखा और बिना कुछ कहे कार्य में झोंक दिया। आज मीरा पूर्व की तुलना में अधिक स्फूर्ति से कार्य कर रही थी, क्योंकि वह चाहती थी कि लोग उन्हें अपना समझें, ताकि उन पर विश्वास सुदृढ़ हो सके। दोपहर की तपिश चढ़ने लगी और पसीना शरीर से बहने लगा। भारी टोकरी सिर पर रखते समय उनकी देह झुक जाती, किंतु वह दृढ़ता से चलती रहीं। उनके सम्मुख एक वृद्ध श्रमिक बाबा हरदयाल बार बार अपनी कमर थाम कर रुक जाते थे, किंतु कोई उनकी सहायता हेतु आगे नहीं आ रहा था। मीरा ने स्वयं आगे बढ़कर उनकी टोकरी उठा ली। वृद्ध ने विस्मय से उनकी ओर देखा और धीरे से बोले कि बिटिया, तू नई है, फिर भी इतनी आत्मीयता दिखा रही है। मीरा ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि विवशता सबको एक समान धरातल पर ले आती है। भोजन के समय श्रमिक वृक्ष की छाया में एकत्र हुए। सुमित्रा भी वहीं उपस्थित थी और आज उसके चेहरे पर भ्रांति और अधिक थी। मीरा ने उससे अत्यंत विनम्रता से पूछा कि घर में सब कुशल तो है? सुमित्रा ने सिर झुका लिया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा कि पुत्री की स्थिति चिंताजनक है, किंतु औषधि हेतु धन का अभाव है। प्रधान से आस थी, परंतु वहां से तिरस्कार ही प्राप्त हुआ। मीरा का हृदय द्रवित हो उठा, किंतु उन्होंने अभी स्वयं को प्रकट करना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह जानती थीं कि विश्वास धीरे धीरे ही प्रगाढ़ होता है। कार्य समाप्ति पर मुंशी ने पुनः वही बात दोहराई कि धन बाद में वितरित होगा। श्रमिकों की आंखों में आक्रोश था, किंतु अधरों पर भय का ताला लगा था। संध्या के समय गांव में यह सूचना प्रसारित हो गई कि प्रधान बलवंत सिंह स्वयं कार्य का निरीक्षण करने आने वाला है। यह सुनकर ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया। मीरा समझ गई थीं कि यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि वह प्रधान को लोगों के सामने देखेंगी तो उसकी वास्तविकता को समझने में सहायता मिलेगी। अगले दिन दोपहर में प्रधान की गाड़ी धूल उड़ाती हुई आई। वह वाहन से नीचे नहीं उतरा, बस द्वार का शीशा नीचे किया। उसके साथ 2 बाहुबली भी थे और उसकी दृष्टि में अहंकार स्पष्ट था। एक श्रमिक ने साहस जुटाकर अपने पारिश्रमिक के विषय में प्रश्न किया तो प्रधान ने अट्टहास करते हुए उसे डरा दिया। मीरा ने यह सब प्रत्यक्ष देखा और सुना। उनका रक्त खौल उठा, किंतु उन्होंने आत्मनियंत्रण बनाए रखा, क्योंकि वह जानती थीं कि अभी गर्जना का समय नहीं आया है। उस रात्रि सुमित्रा गुप्त रूप से मंदिर के समीप आई और रोने लगी। उसने बताया कि उसकी बच्ची की दशा बिगड़ती जा रही है। मीरा से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने पास सुरक्षित धन निकालकर सुमित्रा के कर कमलों में रख दिया और कहा कि सर्वप्रथम बच्ची की रक्षा करो। सुमित्रा भावुक होकर उनके चरणों में गिरने लगी, किंतु मीरा ने उसे थाम लिया।
उस क्षण मीरा को यह अनुभूति हुई कि यह मिशन अब केवल एक राजकीय जांच नहीं, अपितु मानवता के संरक्षण का संग्राम बन चुका है। अगली सुबह गांव के वातावरण में परिवर्तन था और कुछ लोग मीरा को विशिष्ट दृष्टि से देखने लगे थे। उन्हें आभास होने लगा था कि यह महिला कोई साधारण श्रमिक नहीं है। मीरा को भी संकट का पूर्वाभास होने लगा था, किंतु साथ ही उन्हें यह भी समझ आ गया कि लोग अब भय की बेड़ियों से मुक्त हो रहे हैं। कुछ श्रमिक धीरे धीरे उनसे संवाद करने लगे और अपनी व्यथा सुनाने लगे। यही वह क्षण था जिसकी वह प्रतीक्षा कर रही थीं। अब यह वृतांत एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां प्रत्येक अगला कदम जोखिम से परिपूर्ण था। तीसरे दिन की प्रातः गांव में एक विचित्र सी बेचैनी व्याप्त थी। मीरा ने अनुभव किया कि लोग अब पहले की भांति खुलकर बात नहीं कर रहे हैं और कुछ गुप्त निगाहें निरंतर उनका अनुसरण कर रही हैं। वह समझ गई थीं कि उनकी उपस्थिति अब किसी की आंखों में खटकने लगी है। इसके पश्चात भी वह प्रतिदिन की भांति कार्यस्थल पर पहुंची, जहां मुंशी बार बार दूरभाष पर वार्ता कर रहा था और श्रमिकों को घृणा की दृष्टि से देख रहा था। मीरा ने कुदाल उठाई और कार्य में जुट गईं, किंतु उनकी चेतना चारों ओर सजग थी। मध्याह्न से पूर्व ही गांव में यह अफवाह फैल गई कि रात्रि में किसी ने प्रधान के विरुद्ध नगर में फरियाद करने का प्रयास किया है। ये सुनते ही श्रमिकों के मुख कांतिहीन हो गए। मीरा जानती थीं कि यह सूचना जानबूझकर प्रसारित की गई है ताकि लोगों के मनोबल को कुचला जा सके। तभी उन्होंने देखा कि दो अपरिचित व्यक्ति उन्हें दूर से घूर रहे हैं। मीरा ने दृष्टि नीची की और कार्य में संलग्न रहीं। रात्रि होते ही गांव में निस्तब्धता छा गई। मीरा मंदिर के चबूतरे पर बैठी थीं, तभी पीछे से एक क्षीण सी ध्वनि आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक छोटा बालक गोलू खड़ा था, जिसने भयभीत स्वर में कहा कि दीदी, आपसे कोई गुप्त रूप से मिलना चाहता है। मीरा समझ गई थीं कि यह आमंत्रण संकट से भरा हो सकता है, परंतु उन्होंने जाने का दृढ़ निश्चय किया। बालक उन्हें गांव की सीमा पर स्थित एक पुराने खंडहर की ओर ले गया, जहां कुछ श्रमिक एकत्रित थे और उनके चेहरों पर भय और आशा का सम्मिश्रण था। एक व्यक्ति माधव आगे आया और बोला कि हमें आभास है कि आप कोई साधारण स्त्री नहीं हैं, क्योंकि आपकी आंखों में अटूट साहस है। मीरा की हृदय गति तीव्र हुई, किंतु उन्होंने स्वयं को संयमित रखा और पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों प्रतीत होता है? माधव ने कहा, क्योंकि आप भयभीत नहीं होती और असहायों के पक्ष में खड़ी होती हैं। उन्होंने विवरण दिया कि प्रधान और उसके गुर्दे रात्रि में ग्रामीणों को प्रताड़ित करते हैं और अनेक श्रमिकों के अंगूठे के निशान रिक्त प्रपत्रों पर लिए गए हैं। मीरा को यह सुनकर गहरा आघात लगा, क्योंकि यह प्रकरण उनकी कल्पना से भी अधिक संगीन था। उसी समय उन्हें दूर से किसी के पदचापों की ध्वनि सुनाई दी और सब लोग आतंकित हो गए। मीरा ने संकेत से सबको मौन कराया और स्वयं आगे बढ़ी। अंधकार में दो आकृतियां उभरीं और अचानक एक स्वर गूंजा, ममता, तुम्हें प्रधान ने बुलावा भेजा है। मीरा समझ गई थीं कि यह सीधे तौर पर बिछाया गया जाल है, परंतु यदि वह नहीं जाती तो उन निर्दोष श्रमिकों पर संकट आ सकता था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और प्रस्थान किया। उन्हें प्रधान बलवंत सिंह के प्रांगण में ले जाया गया, जहां का वातावरण अत्यंत भयावह था। प्रधान अपनी गद्दी पर आसीन था और उसकी आंखों में संदेह की ज्वाला थी। उसने मीरा को सिर से पैर तक परखा और प्रश्न किया कि तू इस गांव में कब से भटक रही है? मीरा ने स्वयं को स्थिर रखा और कहा कि क्षुधा शांत करने हेतु कार्य की खोज में आई हूं। प्रधान ने उपहास करते हुए कहा कि तू बहुत अधिक जिज्ञासा प्रकट करती है। मीरा मौन रही तो प्रधान के इशारे पर उसके अनुचर निकट आ गए। उसी क्षण मीरा को प्रथम बार अनुभव हुआ कि उनकी वास्तविक पहचान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, किंतु उन्होंने समर्पण नहीं किया और मन ही मन तय किया कि अब पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं उठता। रात्रि प्रगाढ़ होती गई और बाहर संपूर्ण गांव निद्रा में था, किंतु भीतर एक भीषण षड्यंत्र रचा जा रहा था। मीरा को यह अनुमान हो गया था कि आगामी प्रभात कुछ बड़ी घटना का साक्षी बनेगा, क्योंकि यह संघर्ष अब केवल पारिश्रमिक का नहीं, वरन सत्य और आसुरी शक्ति के मध्य का महासंग्राम बन चुका था, जिसकी कीमत संभवतः बहुत बड़ी होने वाली थी। रात्रि का दम और अधिक सघन हो गया था। प्रधान के भवन के भीतर मौन था, किंतु पवन में संकट की गंध स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकती थी।
मीरा शांत खड़ी थीं। उनका हृदय स्पंदित था, किंतु मुखाकृति पर भय की एक भी रेखा नहीं थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।